जो भाषा आज हम बोलते हैं, जिस लिपि का हम आज प्रयोग करते हैं और जिस गुरमुखी लिपि की हम बड़े मान और अदब के साथ बात करते हैं, क्या आप जानते हैं कि यह लिपि गुरमुखी कैसे बनी? क्या है इसका इतिहास और क्या है इसकी बनावट? आज हम इस विषय की बात करेंगे। पंजाब में जब दशगुरु परंपरा का आरंभ हुआ तो इसका उद्देश्य केवल धार्मिक चेतना को जागृत करना ही नहीं था। इसका उद्देश्य हमारी संस्कृति, भाषा और बोली की रक्षा करना भी था। पंजाब पर अरबों, तुर्कों और अन्य विदेशी आक्रमणकारियों के हमलों के कारण हमारी निज भाषा और बोली प्रभावित होती जा रही थी। उसे बचाना आवश्यक था और इसकी शुरुआत का विचार गुरु नानक देव जी के मन में आया और इसे पूर्ण करने का कार्य उन्होंने श्री मुक्तसर साहिब के गांव मत्ते की सराय, जिसे आजकल सराय नागा के नाम से जाना जाता है, वहां के निवासी भाई लहणा जी को सौंपा, जिन्हें हम गुरु अंगद देव जी के नाम से जानते हैं। गुरु अंगद देव जी एक भाषा विज्ञानी थे। वो बहुत सुंदर कैलीग्राफी कलाकार भी थे। वो फारसी भाषा का अच्छा ज्ञान रखते थे। इतना ही नहीं, वो ब्रह्मी, पहलवी, पाली, हिंदवी और टांकरी आदि भाषाओं तथा लिपियों को पढ़ना लिखना जानते थे। गुरु नानक देव जी ने उन्हें गुरमुखी लिपि के अक्षर तैयार करने का कार्य दिया और कुछ ग्रंथ देकर उन्हें दूर जाकर यह कार्य करने को कहा। इसके बाद वो खडूर साहब आकर रहने लगे। कहा जाता है उन्होंने 42 वर्ष तक एक भूमिगत कक्ष में दिन रात लिख लिख कर अक्षरों का निर्माण किया। उन्होंने टांकरी, ब्रह्मी, फारसी, लंडे आदि जितनी भी भाषाएं और लिपियां थी, उन सभी की लिपियों को एकत्रित किया और उनका अध्ययन किया। मनुष्य के विचारों का वस्त्र बोली है और बोली का वस्त्र लिपि। पंजाबी लिपि दुनिया की प्राचीन लिपियों में से एक है। इसका विकास शारदा, टांकरी आदि लिपि से हुआ माना जाता है। गुरु नानक पातशाह जी के आगमन से कई शताब्दियों पहले इसका प्रयोग प्रचलित था। व्यापारी लोग इसका प्रयोग शॉर्ट हैंड के रूप में करते थे, जिसे लंडे कहा जाता था। गुरु अंगद देव जी ने इसके अक्षरों की बनावट को सरल और सुंदर बनाया, जो इसका आधुनिक रूप बना, जिसके कारण इसे गुरमुखी लिपि कहा जाने लगा। गुरु अंगद देव जी ने इसके प्रचार और प्रसार के लिए कई प्रकार के प्रयास किए। इस नवीन लिपि के प्रयोग का प्रभाव यह हुआ कि पढ़े लिखे व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि हुई और जनता तक उनकी मातृभाषा में धार्मिक साहित्य की पहुंच होने के कारण गुरु साहिबान के सुधार कार्यों को भी प्रोत्साहन मिला। गुरमुखी लिपि को आधुनिक रूप गुरु अंगद देव जी ने दिया। डॉक्टर जे.एस. जोशी जी के अनुसार गुरमुखी के अक्षर वर्तमान देवनागरी से भी पुराने हैं। 35 अक्षरों वाली वर्णमाला गुरु नानक साहब के बचपन के समय भी मौजूद थी। यह वर्णमाला गुरु नानक देव जी ने पांधे से सीखी थी और इसी को आधार बनाकर पट्टी की रचना की। यह वर्णमाला पंजाब में शिक्षा प्रणाली का आधार थी और यही वर्णमाला आगे चलकर गुरुमुखी कहलाई हो सकती है। डॉक्टर जोशी लिखते हैं कि गुरुमुखी अक्षरों की वर्तमान क्रम व्यवस्था आधुनिक युग के ध्वनि विज्ञान के क्षेत्र में हुई खोजों की कसौटी पर पूरी तरह खरी उतरती है। गुरु अंगद देव जी का इससे भी बड़ा योगदान यह था कि उन्होंने गुरमुखी लिपि को गुरबाणी और अन्य गुरमत साहित्य को लिखित रूप देने के लिए उपयुक्त मानकर माध्यम के रूप में अपनाया। बच्चों को इसकी शिक्षा देने के लिए गुरु जी ने बाल बोध की रचना की। गुरमुखी अक्षरों से परिचित लेखकों को वर्तमान लिपि में पंजाबी साहित्य लिखने के लिए प्रेरित किया। इसी कारण गुरुमुखों ने उन्हें गुरमुखी लिपि का निर्माता मान लिया। गुरु अंगद देव जी ने दूसरा कदम गुरु नानक देव जी की साखियों के संग्रह के संबंध में उठाया। गुरु नानक साहिब के साथी रहे भाई बाला ने गुरु साहिब के जीवन की कई साखियां सुनाई, जिन्हें गुरु अंगद देव जी ने लिपिबद्ध करने का निश्चय किया। गुरु अंगद देव जी द्वारा संपादित उनकी साखी गुरमुखी लिपि में लिखी गई पहली गद्य रचना बनी। इस पुस्तक में गुरु साहब की शिक्षाओं और जीवन दोनों का वर्णन था। शीघ्र ही इसे सारी संगत ने धार्मिक ग्रंथ का सम्मान दिया। गुरमुखी लिपि केवल अक्षरों का समूह नहीं, बल्कि पंजाब की आत्मा, हमारी सांस्कृतिक पहचान और गुरु साहिबान की दूरदर्शिता का जीवंत प्रतीक है। इस लिपि ने गुरबाणी को घर घर तक पहुंचाया, पंजाबी भाषा को स्थायी आधार दिया और एक कौम को अपनी अलग पहचान प्रदान की। आज हमारा कर्तव्य है कि हम गुरमुखी को केवल पढ़े नहीं,
बल्कि इसके इतिहास, महत्व और विरासत को भी समझें, क्योंकि जो कौम अपनी भाषा और लिपि को संभालती है वही अपने इतिहास, संस्कृति और भविष्य को भी सुरक्षित रख सकती है। सो आओ गर्व दे नाल पंजाबी बोलिए, पंजाबी पढ़िए ते पंजाबी लिखिए।